हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिमरन जम्वाल और ये वीडियो क्लास 8th के बच्चों के लिए है। ये आपकी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है रूलिंग द कंट्री साइड। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 मैंने अपने चैनल पे पढ़ा दी है। अगर आपने नहीं देखी सो प्लीज़ गो एंड वॉच, क्योंकि वो वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो से पहले, क्योंकि उसमें हमने काफ़ी कुछ कवर कर दिया और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जहाँ से हमने चैप्टर छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पेंसिल नहीं ली है सो प्लीज़ पेंसिल ले आइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है पेंसिल लाना बहुत ज़रूरी है सो दैट यू कैन अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट लाइन्स। सो जल्दी से जाइए और पेंसिल लेके आइए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जिस टॉपिक से हमने स्टार्ट करना है उस टॉपिक का नाम है क्रॉप्स फॉर यूरोप। अब ब्रिटिशर्स को क्या हो गया था, ब्रिटिशर्स को पता लग गया था कि सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू से उनका कुछ नहीं होने वाला, उनको वो क्रॉप्स भी ग्रू करवानी पड़ेंगी जो कि यूरोप में बहुत ज़्यादा जिन क्रॉप्स की ज़रूरत है। सिर्फ रिवेन्यू से उनको कोई मुनाफा नहीं हो रहा ज़्यादा, उनको अब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के लिए कुछ और भी स्टेप्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे। इसीलिए 18th सेंचुरी में लग गई कंपनी ट्राई करने के लिए कि वो अपनी मर्जी की क्रॉप्स, अंडरलाइन दीज टू क्रॉप्स, अपनी मर्जी की क्रॉप्स कौन सी, ये दोनों क्रॉप्स ओपियम और इंडिगो। ओपियम होती है अफीम और इंडिगो होती है नील। इनकी जो है वो खेती करवाना चाहते थे। यूरोपियंस ने क्या किया, फोर्स किया कल्टीवेटर्स को, बहुत से पार्ट ऑफ इंडिया के अलग अलग कल्टीवेटर्स को उन्होंने फोर्स किया कि आप अपनी प्रोडक्शन में इनको शामिल कर दीजिए, अपनी कल्टीवेशन जो है वो इन दोनों क्रॉप्स की करिए। पेंसिल से अंडरलाइन करिए इन तीनों लाइंस को। ये आपको याद रखना है कि कौन सी में कौन सी जो क्रॉप है वो ग्रो होती थी। जूट इन बंगाल, टी इन असम, शुगर इन द यूपी, वीट इन द पंजाब एंड कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब, राइस इन मद्रास। अब उन्होंने ऐसा किया कैसे, इनको छोड़ के उन्होंने ओपियम और इंडिगो उगवाया कैसे। ब्रिटिशर्स ने बहुत से मेथड्स यूज़ किए टू एक्सपैंड द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स दैट दे वांटेड टू ग्रो, और कुछ अलग अलग तरीके अपनाए, पैंतरे अपनाए उन्होंने कि हम जो है वो क्रॉप जो उनकी जो है वो उगाएं। सो अब हम देखते हैं द कलर हैव अ हिस्ट्री। डज द कलर हैव अ हिस्ट्री? अब फर्स्ट टू इमेजेस जो हैं उनमें आपको पता लग रहा होगा कि एक चीज़ कॉमन है जो कि है द यूज़ ऑफ द रिच ब्लू कलर। ये दोनों इमेजेस में, ये दो इमेजेस में एक कॉमन चीज़ है जो कि है यूजेज ऑफ ब्लू कलर। फर्स्ट जो है फिगर 5, वो कलमकारी प्रिंट है जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले वीवर ने बनाया है, और जो ऑन द राइट हैंड फ्लोरल कॉटन प्रिंट जो है वो डिज़ाइन किया है विलियम मॉरिस ने। यू नाम याद रखिए, विलियम मॉरिस ने, जो कि ब्रिटेन के 19th सेंचुरी के पोएट और आर्टिस्ट रह चुके हैं। इनमें एक चीज़ कॉमन है, द यूज़ ऑफ द रिच ब्लू कलर। सो ये कहाँ से आता है, इंडिगो से। अब इंडिगो जो है वो किस तरीके से प्लांट को प्रोड्यूस करता है। अब ब्लू कलर जो आप इन दोनों वीडियोस में फोटोज़ में सॉरी देखते हैं वो आता है प्लांट इंडिगो से। दिस इज़ लाइकली दैट द ब्लू डाई यूज इन द मॉरिस प्रिंट इन द 19th सेंचुरी। इसका मतलब ये होता है कि 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में जो है वो इंडिगो प्लांट इंडिया से जाता था, इसीलिए मॉरिस ने अपनी पेंटिंग में उसको यूज़ किया है। इंडिया जो है वो बिग सप्लायर था इंडिगो का ऑल ओवर द वर्ल्ड एट दैट टाइम। अब इंडिगो की इतनी डिमांड, मेनली इंडियन इंडिगो की इतनी डिमांड क्यों थी? इंडिगो प्लांट जो है वो मेनली ट्रॉपिक्स रीजन में, जहाँ पे ज़्यादातर गर्मी रहती है, उन रीजन्स में पाया जाता है। उन रीजन्स में इसकी कल्टीवेशन होती है, आई मीन। एंड 13th सेंचुरी में इंडियन इंडिगो जो था वो यूज़ किया जाने लगा इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में के फैक्ट्रीज़ में, जहाँ पे क्लोथ बनते थे, और उनको एज अ डाई, इंडिगो प्लांट को क्यों, एज अ डाई टू गिव दोज क्लोथ्स अ रिच ब्लू कलर, इसीलिए उनको वहाँ पे यूज़ किया जाता था। कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो ही ब्रिटेन या फिर यूरोप में जाता था, जिसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई था, इसीलिए यूरोपियन जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो किसी और प्लांट पे डिपेंडेंट थे जो कि उन्हें वॉयलेट और ब्लू कलर देता था, जिसका क्या नाम था, वोट। अंडरलाइन दिस, आपको ये आ सकता है कि वोट प्लांट कौन से कलर जो है वो देता था, या फिर इंडिगो को छोड़ के और कौन से थे जिस पे वो डिपेंडेंट थे, तो ये आता है वो प्लांट। सो बीइंग अ प्लांट एट द टेम्परेट जोन, वुड वॉज मोर इजीली अवेलेबल। बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल था ये प्लांट यूरोप में, जो कि नॉर्थ इटली, सदर्न फ्रांस, ब्रिटेन के कुछ पार्ट्स में और जर्मनी के कुछ पार्ट्स में भी ग्रो होना शुरू हो गया था। अब उनको डर था कि जो इंडिया का इंडिगो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इंडिका का इंडिगो ने बहुत अच्छा रिच ब्लू कलर जो है वो प्रोवाइड करता था। इसीलिए उन्होंने, यूरोपियंस ने क्या कहा अपनी गवर्नमेंट को, यूरोपियन
प्रेशराइज देयर गवर्नमेंट टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ द इंडिगो, जो कि इंडिया से आता था। उन्होंने फोर्स किया गवर्नमेंट को कि आप बैन कर दो इंडियन इंडिगो को। तो क्लोथ डायर्स जो थे उन्होंने प्रेफर करते थे वो इंडिगो फ्रॉम इंडिया डाई के लिए। सो इंडिगो प्रोड्यूसर्स जो थे, क्योंकि जो इंडिगो प्रोड्यूस्ड होता था इंडिया से वो रिच ब्लू कलर देता था, मैंने आपको बता दिया है, इसीलिए उन्होंने बाद में उन्हें कहा गवर्नमेंट को कि आप जो है वो रेस्ट दे दो, रिलैक्स कर दो इंडिगो के बैन को, जो कि आपने इंडियन इंडिगो बैन लगाया है उसको ख़त्म कर दो, थोड़ा सा उसको रिलैक्सेशन दे दो, आने दो इंडिया से भी इंडिगो, क्योंकि ये बहुत अच्छा है हमारे लिए ही। क्योंकि वोट जो था वो बहुत ही पेल और डल कलर देता था, जो कि इंडियन इंडिगो के आसपास भी नहीं था। फिर फ्रेंच बिगेन कल्टिवेटिंग इंडिगो, फ्रांस के लोग भी इंडिगो की कल्टिवेशन करना शुरू कर दिया उन्होंने। एस्टी डोमिंगियो इन कैरेबियन आइलैंड में। फिर पोर्चुगीज़ ने भी शुरू कर दिया, इंग्लिश ने भी शुरू कर दिया, स्पेनिश ने भी शुरू कर दिया। इन लोगों ने इंडिगो की प्रोडक्शन शुरू कर दी बिकॉज दे न्यू दैट कि इंडिगो की अब जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इंडिगो प्लांटेशंस कम अप इन मैनी पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न अमेरिका। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, एक्सपैंड होने लगा था इंडिगो का जो बिज़नेस था, और इंडिगो की डिमांड भी हाई होने लगी थी। अब जो सप्लायर्स थे वेस्ट इंडीज़ अमेरिकन्स जो थे वो भी ख़त्म हो गए कुछ रीजंस की वजह से, उनका भी सप्लाई इंडिया ब्रिटेन में आना, यूरोप में आना बंद हो गया। 1783 से 1789 में क्या हुआ, जो इंडिया की प्रोडक्शन होती थी पूरे वर्ल्ड में, हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये लोग भी अब इंडिगो की प्रोडक्शन शुरू कर गए थे, वो हाफ हो गई थी 1783 और 1789 में आते आते। अब वो न्यू सोर्स की तरफ बढ़ गए, ब्रिटेन न्यू सोर्स की तरफ बढ़ा कि अब वो इंडिगो कहाँ से लेगा, क्योंकि उनके उधर तो बहुत ज़्यादा डिमांड थी इंडिगो की। फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो भी प्रोड्यूस्ड, अब कहाँ से ये इंडिगो जो है वो प्रोड्यूस्ड होगा। अब ये फिर से टर्न हुए इंडिया की तरफ, जो ये बैन लगा रहे थे ना इंडिया पे, सारे बैन उतर गए, फिर से इंडिया की तरफ आ गए। सो यही टॉपिक है, ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। फेस्ड विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप में जब उन्होंने देखा कि राइजिंग डिमांड हो रही है इंडिगो की, कंपनी ने इंडिया में एक्सपैंड कर दिया एरिया ताकि इंडिगो को ग्रो किया जाए। भूलना नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए इंडिया में आई थी, एंड ये कंपनी दिस कंपनी डू एनीथिंग टू गॉट मोर एंड मोर प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट के लिए ये कुछ भी कर सकती है। अब 18th सेंचुरी में क्या हुआ था कि बंगाल का जो एरिया था वो एक्सपैंड कर दिया गया था, इंडिगो उगाते थे उसमें, और इंडिगो जो था वो बंगाल का जो इंडिगो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता था कि वो डोमिनेट करता था बाकी वर्ल्ड मार्केट्स में। 1788 में सिर्फ 30% जो है वो इंडिगो जाता था इंडिया से, बट 1810 आते आते 95%, यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द 30 एंड द 95, इतना जो है वो इंडिगो अब इंडिया से जाने लगा था। अब इंडियो का ट्रेड भी बढ़ गया था, तो ऑफिशियल जो थे कंपनी के वो अब इंडिगो प्रोडक्शन में ज़्यादा इन्वेस्ट करने लग गए थे। कुछ सालों बाद कंपनी की जॉब छोड़ के उन्होंने इंडिगो के बिज़नेस में आना शुरू कर दिया था, क्योंकि दे न्यू दैट इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। बहुत से इंग्लिश मैन स्कॉट्समैन इंडिया में आते थे और प्लांटर्स बन जाते थे। अगर उनके पास मनी नहीं भी होती थी फिर भी दे गॉट गेट द लोन फ्रॉम द कंपनी एंड फ्रॉम द बैंक, देन जब भी उनको चाहिए होता था वो लोन ले लेते थे कंपनी से और बैंक से। अब हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड, अब इंडिगो की कल्टिवेशन कैसे होती है। हेयर्स यू कैन यूज़ योर पेंसिल्स एंड अंडरलाइन दीज टू लाइन्स, कि इंडिगो को उगाने के दो सिस्टम होते थे, पहला होता था निजी कल्टीवेशन या फिर निजी सिस्टम, सेकेंड वन इज़ द रियोती सिस्टम या फिर रियोती कल्टीवेशन। निजी कल्टीवेशन में क्या होता था, प्लांटर्स जो हैं वो अपनी जो कि डायरेक्टली उनकी कंट्रोल की लैंड है, ये अगर लैंड इस इंसान की है तो ये इस पे डायरेक्टली कल्टीवेट करवाता है इंडिगो, तो इससे कहा जाती है निजी कल्टीवेशन। दैट द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो कहाँ पे, उस लैंड पे जो कि उसके डायरेक्टली कंट्रोल में है, और वो अगर उसके पास कोई लैंड नहीं है तो वो लैंड खरीद भी सकता है या फिर रेंट पे भी ले सकता है ज़मींदार से, और फिर वो डायरेक्टली अपने हायर्ड लेबरर से क्या करेगा, इंडिगो की प्रोडक्शन करवाएगा। सेकंड जो टॉपिक है यहाँ पे वो है
कि निजी कल्टीवेशन में बहुत सी प्रॉब्लम्स भी होती थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। प्लांटर्स को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी टू एक्सपैंड द एरिया अंडर द नीज कल्टीवेशन। नीज कल्टीवेशन में जो हमने कहा, जो निजी कल्टीवेशन है उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी उनको होती थी इस एरिया को एक्सपैंड करने में, क्योंकि इंडिगो कुड बी कल्टीवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड, जो बहुत अच्छी उपजाऊ देती हो, बहुत अच्छी फर्टाइल लैंड हो, वहीं पे सिर्फ इंडिगो कल्टीवेट होता था। बट जिस एरिया में वो कल्टीवेट करते थे इंडिगो, वो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होते थे। छोटे छोटे प्लॉट्स पे वो नहीं कर सकते थे इंडिगो की प्लांटेशन। तो प्लांटर नीड लार्ज एरिया इन कम्पैक्ट ब्लॉक्स टू कल्टीवेट इंडियो इन प्लांटेशन। प्लांटर्स को लार्ज एरिया चाहिए था, इतना ज़्यादा एरिया चाहिए था, ऊपर से फर्टाइल होना चाहिए। इतने इतने छोटे छोटे प्लॉट्स में कहाँ तुम इंडिगो की, इतने इतने प्लॉट्स में ज़्यादा मुनाफा होगा या इतने बड़े में ज़्यादा मुनाफा होगा, इसलिए उनको अब लार्ज एरिया चाहिए था फॉर द प्रोडक्शन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो प्लांट। अब वो कहाँ से लाते ऐसी लैंड सो दे अटेम्प्ट टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री। उन्होंने क्या कर दिया, इंडिगो की फैक्ट्री यहाँ पे है, यहाँ पे उन्होंने हक जमाना शुरू कर दिया और इंडिगो की प्रोडक्शन करना शुरू कर दी। पीजेंट्स को फोर्स किया, उस एरिया से धक्के मार के निकाल दिया, जिसने उन बाद में बहुत सी कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन लाई। नॉर वॉज लेबर इजी टू मोबिलाइज, और ना ही कोई जो लेबर था वो ईजिली उनको मिल रहा था। सो अ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट। लेकिन प्लांटेशन के लिए अगर आपको लार्ज लैंड पे उसको प्लांट करना है इंडिगो को, तो आपको बहुत से लेबर्स की ज़रूरत होगी। सो एंड द लेबर्स वॉज नीडली प्रीशियसली एट द टाइम व्हेन पीजेंट्स वर यूजुअली बिजी विद देयर राइस कल्टीवेशन। और जब इंडिगो की कल्टीवेशन होती थी तभी राइस की कल्टीवेशन भी होती थी। तो सारे के सारे जितने भी लेबर्स थे वो राइस की कल्टीवेशन में बिजी होते थे, तो इंडिगो में कोई भी नहीं आता था। सो निज कल्टीवेशन ऑन अ लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लोज एंड बुलकॉक्स। सो जो निज कल्टीवेशन है उसमें बहुत ज़्यादा स्केल पे, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लोज की, हल की और ब्लॉक्स की ज़रूरत होती थी। वन बिग्घा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। बिग्घा, व्हाट इज़ बिग्घा? बिग्घा है एक मेजरमेंट ऑफ लैंड, एक ये यूनिट है एक जिसको यूज़ किया जाता है टू मेजर अ लैंड। So in Bengal, the British standardized it at about the 1/3 area of 1 acre. 1 acre ज़मीन का 1/3 एरिया इज नोन एज बिग्घा। सो एक बिग्घा को ही कल्टीवेट करने में 2 प्लोज की ज़रूरत होती है। किसी प्लांटर के पास अगर 1000 बिग्घा ज़मीन होगी, उसको 2000 प्लोज की ज़रूरत होगी। तो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करना या फिर मेंटेन करना प्लोज को, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और इजीली ये चीज़ें मिलती भी नहीं थी, क्योंकि ये सब जो है वो राइस की फील्ड में भी यूज़ होती थी, तो पीजेंट्स के पास ये सब कुछ चीज़ें जो है तो होती थी। अगेन एग्जैक्टली एट दैट टाइम व्हेन द इंडिगो प्लांटर नीडेड देम। पीजेंट्स को भी तभी ज़रूरत होती थी जब राइस की कल्टीवेशन होती थी या फिर राइस का कोई काम होता था, तो अब उसी टाइम पे प्लांटर्स, इंडिगो प्लांटर्स को भी उसकी ज़रूरत होती थी। तो राइस के जो कल्टिवेटर्स होते थे या फिर जो प्लांटर्स होते थे, वो ही क्या कर देते थे, ये सब चीज़ें अपने पास रख लेते थे और इनको कुछ भी नहीं मिलता था। किसको? कंपनी को। कंपनी जो इंडिगो प्रोड्यूस करवाती थी। So till the late 19th century, planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. अब planters को भी खतरा था कि अब वो किस तरीके से निज कल्टीवेशन के अंदर लैंड को एक्सपैंड करेंगे। सो लेस देन 25% ऑफ लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वॉज अंडर दिस सिस्टम। 25% से भी कम लैंड जो थी वो इस सिस्टम के अंडर थी। सो द रेस्ट वॉज अंडर द अल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टिवेशन, जो कि थी रियोतवाड़ी, रियोती जो सिस्टम था, बाकी उसमें थी। और सिर्फ 25% से भी कम जो थी वो निज कल्टीवेशन में थी। अब देखते हैं हम रियोती सिस्टम। रियोती सिस्टम, इंडिगो ऑन लैंड ऑफ रियोट्स। रियोती सिस्टम में क्या होता था? प्लांटर्स फोर्स द रियोट्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। ये रियोट्स क्या होते हैं? पीजेंट्स को जो है वो क्या करते हैं, ये फोर्स करते हैं कि आप हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को क्या करो, साइन करो। एन एग्रीमेंट ऑफ सत्ता, साइन करो एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि एज अ पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, जिसको कहते हैं सत्ता। उस टाइम पे एट टाइम्स दे परसुएड इन विलेज हेडमैन्स टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रियोट्स। वो फोर्स करते थे हेडमैन्स को, विलेज के हेडमैन्स को, कि आप क्या करो, उनके बिहाफ पे साइन कर दो कॉन्ट्रैक्ट को। जो साइन कर देता था एक बार कॉन्ट्रैक्ट को, उसको पैसे मिल जाते थे बट एट लो रेट, और उसको लोन भी अच्छे से मिल जाता था।
लेकिन जब उसको लोन मिलता था तो ये उनको इंश्योर करना था कि अगर इस बंदे के पास इतनी ज़मीन है, इसके 25% हिस्से पे इंडिगो कल्टीवेशन होनी चाहिए, ठीक है ना, तब भी इनको लोन मिलेगा, अदरवाइज लोन नहीं मिलेगा किसी और कल्टीवेशन या फिर किसी और प्लांट के लिए। प्लांटर्स जो थे वो क्या प्रोवाइड कराते थे, सीड्स और ड्रिल प्लांटर्स प्रोवाइड करवाएंगे। बाकी जो कल्टीवेटर्स हैं वो सोइल जो है वो सीड्स को सो करेंगे और बाकी सब कुछ देखेंगे। आप देख सकते हैं कि फैक्ट्रीज के साथ में ही इन्होंने क्या कर लिए हैं, गाँव घर बना वो प्लांटेशन करते हैं। अब क्रॉप जब एक बार डिलीवर हो जाती थी टू द प्लांटर्स आफ्टर हार्वेस्टिंग, फिर से न्यू लोन उनको लेना पड़ता था, फिर से उनको अपनी ज़मीन पे 25% इंडिगो उगाना पड़ता था, और ये साइकिल चलता रहता था। ये कभी ख़त्म ही नहीं होता था, इसका एंड ही कभी नहीं था, ठीक है ना। पीजेंट्स हु वर इनिशियली टेम्प्टेड बाय द लोन्स रियलाइज हाउ हार्श द सिस्टम वाज। पीजेंट्स जिनको लगता था कि हाँ ठीक है ये लोन हम लेना है, ये करना है, हमें वो करना है, बाद में उनको ही बहुत घटिया लगने लगा था ये सिस्टम। प्राइस दे गॉट फ्रॉम द इंडिगो इज़ वेरी लो, और साइकिल कभी ख़त्म नहीं होने वाला था। ये भी एक अनदर प्रॉब्लम थी, क्योंकि लोग जो थे वो इंडिगो को बेस्ट सॉइल पे क्या करना चाहते थे, प्रोड्यूस करना चाहते थे, लेकिन उनको उसी सॉइल पे राइस को भी प्रोड्यूस करना था। लेकिन अगर ये देख लो, अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये है राइस की फील्ड, ठीक है। अब इनको फोर्स कर रहे हैं कि आपको इस पे राइस नहीं ग्रो करना है, इस पे आपको इंडिगो को ग्रो करना है, ठीक है, इंडिगो को ग्रो करना है। एक बार अगर उस लैंड पे इंडिगो जो है कल्टीवेट या फिर लगती है, इंडिगो की जो फसल है वो लगती है, तो वो सारी की सारी फर्टिलिटी जो है वो ख़त्म कर देती है, फिर से आप उस पर राइस नहीं उगा सकते। यही चीज़ दी हुई है। इंडिगो had deep roots and exhausted soil rapidly, and after an indigo harvest the land could not be sown with rice से नहीं हो सकती, फिर वो इंडिगो से ही करो। इसी के लिए रेबल जो है वो स्टार्ट हो गया, जिसको कहा गया ब्लू रेबिलियन। अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि ब्लू रेबिलियन क्यों कहा गया, क्योंकि ब्लू विच मीन्स कलर विच गेट फ्रॉम द इंडिगो प्लांट, इंडिगो से ब्लू कलर बनता था, इसीलिए इसको कहा गया ब्लू रेबल। मार्च 1859 में, अंडरलाइन दिस डेट, मार्च 1859 में बहुत से जो रिवोल्ट्स थे, जो पीजेंट्स, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इंडिगो नहीं उगाएंगे। रेबिलियन स्टार्ट हो गया, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम ना ही रेंट पे करेंगे, ना ही उगाएंगे अपनी क्रॉप, और इन्होंने फैक्ट्रीज़ में शुरू कर दिया अटैक करना, स्वॉर्ड्स और स्पेयर्स के साथ, स्वॉर्ड्स तलवारें और स्पेयर्स के साथ। मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, जस्ट वेट, दिस इज स्वॉर्ड्स एंड दिस इज स्पेयर्स। इनके साथ इन्होंने अपना हमला शुरू कर दिया था। बोज, एरोज, और वुमेन्स ने भी अपने जो किचन के जो इम्प्लीमेंट्स थे उनके साथ, पॉट्स पैंस के साथ अटैक करना शुरू कर दिया। दोज हु वर्क फॉर द प्लांटर्स वर सोशली बाइकॉट, जो प्लांटर्स के लिए काम करेगा उसको सोशली बाइकॉट कर दिया जाएगा। द गोमास्थास, जो एजेंट्स थे प्लांटर्स के, अंडरलाइन दिस, एजेंट्स ऑफ प्लांटर्स को क्या कहते हैं, गोमास्थास कहते हैं। जो कलेक्ट करने आते थे ना रेंट को, उनको भी मारा जाने लगा। रियोज जो थे वो नो लॉन्गर टेक एडवांस टू सो द इंडिगो नॉर बी बुलिड बाय द प्लांटर्स, ना ही वो एडवांस लेते थे सो करने के लिए, और ना ही वो हावी होने देते थे खुद पे। सो प्लांटर्स लथियाल्स, सो द लाठी वेल्डिंग स्ट्रॉन्गमैन मेंटेन्ड बाय प्लांटर्स। लथियाल्स क्या होते थे, जो लाठी चार्ज करते हैं ना, लाठियों से मारते हैं जो स्ट्रॉन्ग मैन्स, वो जो कि मेंटेन किए जाते थे प्लांटर्स के द्वारा, ना ही इनसे वो डरते थे। सो वाई डिड द इंडिगो पीजेंट डिसाइड दैट दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट, क्यों उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो नहीं चुप रहेंगे, उनको पावर, इतनी हिम्मत किसने दी कि आप रिबेल खेल लो। तो क्लियरली इंडिगो सिस्टम उन्हें नहीं पसंद आने लगा, बट दोज हु आर ऑप्रेस्ड डू नॉट ऑलवेज राइज अप इन रिबेल, सो दे डू सो ओनली एट टाइम्स। अब ऑप्रेसिव होना ही ये नहीं है कि आप रेबल स्टार्ट कर दो, यू कैन नॉट सिंपली रिफ्यूज़ इट आउट, बट कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने इनको बहुत ही ज़्यादा वो कर दिया, परेशान कर दिया, तो इन्होंने रिबेल कर दिया। 1859 में क्या हुआ, इंडिगो रियोट्स ने खुद में सोचा समझा, फेल्ट दैट दे हैड सपोर्ट द लोकल ज़मींदार्स एंड विलेज हेडमैन इन द रेबल अगेंस्ट द प्लांटर्स। उन्होंने कहा कि वो सपोर्ट ले लें लोकल ज़मींदार्स की और विलेज हेडमैन्स की रेबल करने के लिए, ताकि वो प्लांटर्स के अगेंस्ट आसानी से रिबेल कर सकें। बहुत सी विलेजेस में हेडमैन्स हु हैड फोर्स्ड टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट मोबिलाइज इंडिगो पीसेंट्स एंड फॉट पिच्ड बैटल्स विद द लथियाल्स।
कुछ जो हेडमैन्स थे जो फोर्स किए गए थे इंडिगो प्लांटर्स के थ्रू, उन्होंने क्या कर दिया, बैटल की लिथाल के साथ। इन अदर प्लेसेस इवन जमींदार्स वर अराउंड विलेज अर्गिंग द रियोट्स टू resist the planters. These zamindars were unhappy with the increasing power of planters and angry at being forced by the planters to give them land on less long leases. तो जो ज़मींदार थे अब वो भी बड़े ज़्यादा परेशान हो गए थे। उन्होंने भी इनको कहा कि ठीक है आप करो करो इनके साथ, हम आपका साथ देंगे, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे इनकी बढ़ती हुई पावर के साथ। इंडिगो पीजेंट्स ऑल्सो इमेजिन्ड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट दैम इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटर। और इंडिगो के जो पीजेंट्स थे उनको लगा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट करेगी इस स्ट्रगल में जो कि वो प्लांटर्स के अगेंस्ट करेंगे। बट आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश गवर्नमेंट particularly worried about the possibility of another popular rebel. वो बहुत ही ज़्यादा डरी घबराई हुई थी कि कोई ऐसा और रेबल जो है वो शुरू ना हो जाए। when the news spread for of a simmering revolt in the Indigo district, जब ये न्यूज़ फैली, so the lieutenant governor turned the region into the winter of 1859. The riots saw the tour as a, तो ये जो गवर्नर थे इन्होंने टूर करा दिया विंटर 1859 में, और रियोट्स को लगा कि ये एज अ सिंपथी जो है वो ये है एज अ साइन ऑफ अ सिंपथी। बट अब बरसात में इन बरसात जो मैजिस्ट्रेट एशले एडन थे उन्होंने एक इशू जो है उसको नोटिस जो है उसको इशू किया, जिन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने की। और जो क्वीन विक्टोरिया है उन्होंने भी डिक्लेयर किया कि इंडिगो को सो करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एडन वॉज ट्राइंग टू पैलिस्केट द पीजेंट्स एंड कंट्रोल एंड एक्सपोजिंग सिचुएशन, बट हिज एक्शन वॉज रीड एज अ सपोर्ट फॉर द रेबेलियन। उन्होंने पेजेंट्स को कहा कि आप इस जो सिचुएशन ख़राब इतनी सिचुएशन है उनको कंट्रोल करिए, बट रेबेलेंस को लगा, जो लोग रेबल कर रहे थे इनके अगेंस्ट, किनके अगेंस्ट, प्लांटर्स के अगेंस्ट, उनको लगा कि ये तो हमारे सपोर्ट पे बात उन्होंने कर दी। एज अ रेबेलियन स्प्रेड, जैसे जैसे रेबल जो था वो बढ़ता चला गया, इंटेलेक्चुअल फ्रॉम कैलकाटा रश टू इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, दे रोट टू अ मिस्ट्री ऑफ द रियोट्स, द ट्रेजरी ऑफ द प्लांटर्स एंड द हॉरर ऑफ द इंडिगो सिस्टम। इसमें क्या हुआ, जो इंटेलेक्चुअल लोग थे कलकत्ता से आए इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स में, और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया रियोट्स की परेशानी के बारे में, जो प्लांटर्स उनके साथ व्यवहार करते थे उसके बारे में। अब रेबिलियन से वरी होकर जो गवर्नमेंट थी उन्होंने मिलिट्री को भेजा टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स, और सेटअप की उन्होंने एक इंडिगो कमीशन देखने के लिए कि इंडिगो की जो प्रोडक्शन सिस्टम था वो किस तरीके से चलता था। जब कमीशन बैठी तो कमीशन ने सीधा सीधा कह दिया जो प्लांटर्स थे वो गिल्टी हैं क्योंकि उनकी गलती है। क्रिटिसाइज़ करते हैं उनको कि आपने इतना बुरा मेथड जो है वो क्यों अपना रहे हैं इंडिगो कल्टीवेट होने के लिए। इट डिक्लेयर दैट द इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रियोट्स। और उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो प्रोडक्शन होती थी इंडिगो की, ये रियोट्स को बिल्कुल भी मुनाफा नहीं देती थी। ये किसको देती थी, ये प्लांटर्स को मुनाफा देती थी, और ये बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे रियोट्स को, इसलिए उनको एज अ गिल्टी उन्होंने प्रूव किया। कमीशन ने रियोट्स से पूछा, asked the Rio to fulfill their existing contract but also told them that they could refuse to produce indigo in future. उन्होंने कहा कि आप ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है इसको फुलफिल करिए, और अगर आपकी मर्ज़ी नहीं है उगाने की फ्यूचर में इंडिगो तो यू कैन ऑल्सो रिफ्यूज़। सो आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन जो थी वो कोलैप्स हो गई थी बंगाल में, बट प्लांटर्स जो थे वो शिफ्ट हो गए, नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन इन बिहार। बंगाल से निकल के अब उन्होंने बिहार में ये जो चीज़ थी वो शुरू कर दी। विद द डिस्कवरी ऑफ सिंपथेटिक डाइज इन द लेट 19th सेंचुरी द बिजनेस वॉज सर्वली अफेक्टेड बट येट दे मैनेज टू एक्सपैंड प्रोडक्शन। हो रहा था वहाँ पे भी थोड़ा नानू हो रही थी वहाँ पे भी थोड़ी लड़ाई झगड़े, बट फिर भी उन्होंने मैनेज कर दिया और वहाँ पे चलता गया। महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए थे तो पीजेंट्स फ्रॉम बिहार परस्यूड हिम टू विजिट चंपारण। तब पीजेंट्स जो थे बिहार के उन्होंने महात्मा गांधी को फोर्स किया कि वो चंपारण में विजिट करें एंड सी द प्लाइट ऑफ द इंडिगो कल्टिवेटर देयर, और देखें कि कितना बुरा उनके साथ होता है। महात्मा गांधी ने 1917 में विजिट किया था चंपारण में, मार्क द बिगनिंग ऑफ चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर। और तब जब उन्होंने वहाँ पे चंपारण में एक पैर भी तब वहाँ पे रखा, वही बिगनिंग थी अगेंस्ट द, वही मूवमेंट था जब उन्होंने एक मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर स्टार्ट किया। तो विद दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़
लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स की या फिर इसके 1 मार्कर चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं उस पे भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। सो बाय बाय, टेक केयर।